नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार तीव्र शिक्षा में। जो लोग बिहार सुपर टेट देने वाले हैं वो इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम हिंदी व्याकरण स्पेशल 50 क्वेश्चन को करेंगे। ये 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के तौर पर करके देखेंगे कि हमें कितना आता है। आप लोगों को जो भी टॉपिक पढ़ना हो वो आप कमेंट में ज़रूर बता दें, उसे पढ़ा दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारे हिंदी व्याकरण के प्रैक्टिस सेट के प्रश्न नंबर पहले को। पुरोहित में उपसर्ग है, बताइए आप लोग पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है? पुरः। ठीक है, इसका संधि विच्छेद होगा पुरः धन हित। पुरोहित, इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। इसी तरह अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना हो आप मुझे कमेंट जरूर करिए। नेक्स्ट है अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अवनत में अव उपसर्ग है। अब आप लोग को तो पता ही होगा उपसर्ग किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे शब्दों के जो आगे लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, अवनत का संधि विच्छेद अवधनत। नेक्स्ट है सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आंसर ई प्रत्यय। ठीक है, सावधान धन ई। ठीक है, नेक्स्ट है कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। कनिष्ठ में इष्ट प्रत्यय है। इसका संधि विच्छेद कनु धन इष्ट होगा। ठीक है, प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्दों से के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तित कर देते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय शब्दों के पीछे लगता है। नेक्स्ट है हमारा दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसे संधि कहते हैं। ठीक है, संधि किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सार्थक शब्द है। जैसे विद्या, विद्या और धन आलय। तो विद्या भी एक सार्थक शब्द है और आलय, आलय का मतलब होता है घर ना। यानी दो या दो से अधिक शब्द जिनके सार्थक अर्थ होते हैं उनको जो मिलाकर एक नया वर्ड बनता है उसे संधि कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? अब समास आप लोगों को पढ़ना है या नहीं, यह टॉपिक हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अव्ययी भाव समास कौन सा? इसमें प्रतिदिन। ठीक है, प्रति क्या है? इसमें उपसर्ग है। दिन में एक वर्ड है और प्रति इसमें उपसर्ग लगा है, तो ये यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट है जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किस में है? अब ये कुछ एग्जाम्पल है। इसमें कर्मधारय समास नीलोत्पलम में है। ठीक है, नीलोत्पलम मतलब नीला कमल, उत्पल मतलब क्या होता है? कमल होता है। ठीक है, यानी नील कमल बोलते हैं ना हम लोग। ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। आगे जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? तो वहाँ पर कोई तीसरा पद समास होता है। वो तीसरे पद का क्या नाम होता है? बहुव्रीहि समास। दोनों पद अप्रधान है और तीसरा कोई तीसरा उसका आंसर हो तो वो बहुव्रीहि समास होता है। नेक्स्ट है जितेंद्रिय में कौन सा समास है? तो जितेंद्रिय में बहुव्रीहि समास है। जीत लिया इंद्रियों को जिसने, अर्थात किसने इंद्रियों को जीता? गौतम बुद्ध ने, है ना। नेक्स्ट है दीनानाथ में कौन सा समास है? दीनानाथ में कर्मधारय समास है, यानी अनाथों, दीनों के नाथ। इसका कैसे होगा? दीनों के नाथ। ठीक है, यहाँ पे कर्मधारय समास है। नेक्स्ट है कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? बहुव्रीहि समास का इसमें पंचानन। इसका क्या है? पांच हैं आनन जिसके। आनन मतलब क्या होती है? आँख। आनन का मतलब आँख, यानी अर्थात कौन आया? पांच हैं आनन जिसके, अर्थात भगवान शिव। नेक्स्ट है
दसमुख में कौन सा समास है? दसमुख में भी बहुव्रीहि समास है। अब दसमुख किसके थे? आप लोग कमेंट करके बताइए। दसमुख रावण के थे, है ना। तो दसमुख हम बोलते हैं, लेकिन इसमें कोई तीसरा पद ही प्रधान होता है, ठीक है। तो ये बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट है, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? विशेषण और विशेष के योग से कर्मधारय समास बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। द्विगु समास किसे कहते हैं? ठीक है, जिसका पहला पद संख्यावाचक हो और दूसरा पद संज्ञा हो, उसे ही द्विगु समास कहते हैं। इसमें देखिए कौन सा है, सप्ताह, यानी 7 दिनों का समूह, वो हो गया सप्ताह। सप्ताह में द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? वो कौन सा समास होता है? द्विगु, ठीक है। इसमें दोनों पद के मतलब मिलाने पर, ठीक है, एक कर्मधारय समास होता है, वो है द्विगु। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। ये हिंदी के प्रैक्टिस सेट आपके एग्ज़ाम तक ऐसे ही मिलते रहेंगे। ध्यान रखिए, अगर आपने इस प्रैक्टिस सेट को कर लिया तो हिंदी आसान है और आप हमारी लैंग्वेज है तो इसमें हम बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन आसान है, लेकिन हर चीज़ प्रैक्टिस पर डिपेंड रहती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आसान चीज़ भी बहुत टफ हो जाती है। तो हम लोग इसी तरह हिंदी के प्रैक्टिस सेट लगाते रहेंगे और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स हासिल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसमें सही समासिक पद है? इसमें किसमें सही समासिक पद है? त्रिलोकी में, ठीक है, 3 लोक। ओके, इसका क्या होगा बच्चे? 3 लोक। नेक्स्ट है द्विगु समास का उदाहरण। इसमें से द्विगु समास कौन सा है? द्विगु वो होता है जिसमें आगे संख्या होती है, यानी त्रिभवन, यानी 3 भवन, इसको त्रिभवन, ये हो गया द्विगु समास। नेक्स्ट है, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिसमें दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं, जैसे रुपया पैसा, है ना। नेक्स्ट है अव्ययीभाव समास का एक उदाहरण, ठीक है, जैसे यथाशक्ति है, इसका विग्रह क्या होगा बताइए? इसका विग्रह होता है शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति का विग्रह शक्ति के अनुसार। नेक्स्ट है हमारा, लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में बहुव्रीहि समास है। लंबोदर किसे बोलते हैं? गणेश जी को, है ना। नेक्स्ट है, देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम में तत्पुरुष समास है, ठीक है। देश प्रेम, देश के लिए प्रेम, यानी तत्पुरुष समास है। प्रेम से हमारा देश के लिए भक्ति, ठीक है, तत्पुरुष समास यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट है नवग्रह में, या देखिए संख्यावाचक आ गया ना, तो यहाँ पे कौन सा समास होगा? द्विगु समास। नेक्स्ट है वनवास में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, ठीक है। इसका हम कैसे करेंगे? वन में वास, जब इस तरीके का करते हैं ना तो वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास के तो 6 भेद होते हैं, आपको पता है, कर्ता ने, कर्म को, करण से, प्रधान के लिए, इसी तरीके से 6 भेद होते हैं। ये सब जितने भी होते हैं ये सब तत्पुरुष समास में आ जाते हैं। आगे, पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में बहुव्रीहि समास है, ठीक है। यहाँ पे द्विगु नहीं दिया है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे बहुव्रीहि, क्योंकि एक तीसरा अर्थ निकलता है। पंचवटी एक स्थान विशेष का नाम है ना, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। पीताम्बर में कौन सा समास है? यहाँ पे भी बहुव्रीहि। अगर बहुव्रीहि ऑप्शन में नहीं होता तो कर्मधारय होता, लेकिन कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों है तो हम बहुव्रीहि पे जाएंगे, क्योंकि इसका विषय बहुव्रीहि पे जाएंगे। उसका पीताम्बर का संधि विच्छेद क्या है? पीला है वस्त्र, जिसका अंबर का मतलब वस्त्र भी होता है, ठीक है, और बादल भी होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, इसलिए हम बहुव्रीहि के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है युधिष्ठिर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, ठीक है, युद्ध में स्थिर। युधिष्ठिर का क्या होता है? युद्ध में स्थिर। नेक्स्ट है संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वे तत्सम कहलाते हैं, ठीक है, जैसे जल, वायु, ये कैसे वर्ड हैं? ये हमारे तत्सम वर्ड हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में ऋण शब्द कौन सा है? ऋण, ऋण किसे, कौन से क्या शब्द होते हैं?
आप लोगों ने पढ़ा होगा ऋण शब्द किसे कहते हैं, जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, ऋण शब्द ऐसे होते हैं जिनके कोई सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे पानी। अब पानी को पा और नी अलग करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकल के आता है, तो वे ऋण शब्द कहलाते हैं। इसमें कौन सा है, पशु। देखिए बाकी वचनालय, वचन धन आलय, समतल, समधन तल, विद्या धन आलय ऐसे हो रहा है, लेकिन पशु को हम विभाजित नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे ये ऋण शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग ऋण है। योग ऋण शब्द कौन से होते हैं, बहुव्रीहि के जो उदाहरण होते हैं वो योग ऋण शब्द होते हैं। इसमें कौन सा है, जलज। जलज यानी जल में जन्म लेने वाले को क्या बोलते हैं, जलज। जल में कौन जन्म लेता है, कमल, है कि नहीं। आगे निम्नलिखित में ऋण शब्द कौन सा है, यहाँ पे फिर ऋण शब्द वैभव। अब वैभव को टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो इसमें वैभव एक ऋण शब्द है। बाकी जलज, पंकज ये योग ऋण है। ठीक है, मलयज यौगिक है। आगे परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है। ठीक है, परीक्षा तत्सम है ना, परीक्षा शब्द क्या है हमारा, तत्सम है, क्योंकि ये संस्कृत से वैसे का वैसा ही यूज़ कर रहे हैं इसका हम। नेक्स्ट है मजिस्ट्रेट शब्द है। अब देखिए यहाँ पे मजिस्ट्रेट एक इंग्लिश शब्द है, तो ये एक कैसा शब्द रहेगा, विदेशज शब्द। ठीक है, मजिस्ट्रेट कैसा शब्द है, विदेशज शब्द। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। इसमें लोटा, लोटा हमारा देशज है। बाकी अग्नि क्या है, तत्सम, प्रार्थना भी तत्सम, खेत हमारा तद्भव शब्द है, लोटा हमारा क्या है, देशज शब्द है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। इन शब्दों में से कौन सा शब्द देशज है, यहाँ पे लोटा। नेक्स्ट है स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, यौगिक। ठीक है, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, यौगिक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है। ठीक है, यौगिक शब्द इसमें से बताइए, विद्यालय। देखिए इसका विद्या धन आलय मिलके क्या बन गया, दो शब्दों के योग से बना हुआ शब्द यौगिक शब्द होता है, विद्या धन आलय। ठीक है, नेक्स्ट है प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। सूक्ष्म अंतर यानी बहुत थोड़ा सा ही अंतर होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, समानार्थक शब्द। ठीक है, होता नहीं है, थोड़ा सा अंतर होता है तो उसे समानार्थक शब्द बोलते हैं। आगे यौगिक शब्द कौन सा है, तो यौगिक शब्द पाठ धन शाला। देखिए इसके टुकड़े हो रहे हैं ना, मतलब दो भागों में बट रहा है, पाठ धन शाला ये यौगिक शब्द है। विभावरी किस प्रकार का शब्द है, विभावरी तत्सम शब्द है ना। नेक्स्ट है योग ऋण शब्द कौन सा है, योग ऋण शब्द इसमें कौन सा है, लंबोदर। और लंबोदर बहुव्रीहि समास भी है, यानी बहुव्रीहि के वर्ड जो होते हैं वो योग ऋण भी में आते हैं। अगर आप योग ऋण या यौगिक इन सब टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग जिस टॉपिक को क्लियर करना चाहते हैं हम उस टॉपिक को क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट है नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसमें तत्सम शब्द क्या है, गोधूम। ठीक है, नेक्स्ट है नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी, गोधूम। नेक्स्ट है नीचे दिए गए तद्भव शब्द कहाँ। नेक्स्ट है नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। इसमें तद्भव कौन सा था, मुँह। तत्सम तद्भव का कुछ ट्रिक भी है, अगर आप कमेंट करेंगे तो हम बता देंगे। नेक्स्ट जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं, यौगिक शब्द। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। ध्यान रखिए बोल रहा है सार्थक शब्द। आगे कौन सा शब्द देशज नहीं है। अब ढिबरी, पगड़ी, ढोर और पुष्कर, पुष्कर तो एक तत्सम शब्द है, बाकी सारे देसी शब्द हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट है वकील किस भाषा का शब्द है, तो वकील हमारा अरबी भाषा का शब्द है।
और हमारा अंतिम प्रश्न है ये, चाय किस भाषा का शब्द है? चाय चीनी, चा से चाय, चा से चीनी, है ना, तो चीनी भाषा का शब्द है। ये हमारा आज का 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे प्रैक्टिस यूँ ही चलती रहेगी। धन्यवाद।